Next question. Good question. Match the column 1 with column 2. I really like this question. Matching of the columns. अभी पहले केस में आपके पास दो स्प्रिंग है और एक मास है, and here you have K1 and K2. There are two springs of different spring constants. तो आपको पूछा है, आपको टाइम पीरियड निकालना है, एंड ऑफ कोर्स यू नो कि टाइम पीरियड के इक्वेशन में आता है 2 बाय रूट ऑफ m बाय k इक्विवेलेंट, m बाय k इक्विवेलेंट। तो पहले केस में k इक्विवेलेंट क्या आएगा? पहले केस में ये दोनों है पैरेलल, पैरेलल में k1 प्लस k2, मतलब पहले केस में टाइम पीरियड मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k1 प्लस k2, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k1 प्लस k2। तो a शुड मैच विथ s। तो a इज बेसिकली a एंड s एक ही जगह पे है। ऑप्शन नंबर बी, डन, खत्म क्वेश्चन, राइट। बट स्टिल फॉर द sake of श्योरिटी हम बाकी का भी देख लेंगे। तो आंसर तो यही आना चाहिए। यस, आंसर इज दैट वन ओनली। 36 आंसर की बी करेक्ट है, राइट। दूसरा ये भी है पैरेलल में, लेकिन यहाँ पे k और k दोनों सेम है, तो k1 प्लस k2 इज 2k। तो यहाँ पे नीचे आएगा 2k, तो 2 पाई रूट ऑफ m बाई 2k कहाँ पे है? r, तो b विथ r, तो B should match with R, right? तो B और R है क्या? B और R, yes. ऑप्शन नंबर B में you have B matching with R, done. आगे, these two are in series. Series में K equivalent is K1 K2 upon K1 plus K2. तो आप यहाँ पे लिखोगे K1 K2 upon K1 plus K2, तो upon का जाएगा ऊपर, तो ऊपर आएगा m k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2, मतलब C शुड मैच विथ P, तो यू शुड हैव C मैचिंग विथ P, C विथ P, राइट। बचा आखिरी D एंड Q, डन हो गया। तो ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन। Here what you have is, इस क्वेश्चन में a tray of mass 10 किलोग्राम, तो यहाँ पे आपको ये ट्रे दिखाया है जिसका मास 10 किलोग्राम है। दिस इज दैट ट्रे is supported on two identical spring, तो स्प्रिंग के ऊपर रखा है, तो स्प्रिंग्स आर गिविंग सपोर्ट, each of spring constant k, these two are in parallel, parallel मतलब k equivalent is 2k, right, straight away। when the tray is depressed मतलब उसको थोड़ा सा दबा दिया, and released, it executes simple harmonic motion of period 1.5 second। when a block of mass m is placed on the tray, अब हम इस ट्रे के ऊपर एक मास रख रहे हैं m, right, the period of oscillation becomes 3 seconds, then the value of m is। तो क्वेश्चन को पहले समझ लो अच्छे से। व्हाट दे आर टेलिंग यू इज कि पहले सिर्फ ट्रे था, मास नहीं था, ओनली ट्रे, इन दैट केस टाइम पीरियड इज 1.5। फिर आपने एक मास m रखा और वापस से डिप्रेस किया और रिलीज किया, देन द टाइम पीरियड इज 3 सेकंड्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? तो केस नंबर 1, सबसे पहले यू नीड टू नो टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ m by k equivalent, m by k equivalent, not k by m, it is k m by k। तो पहले केस में of course you should know here the question is really simple, k equivalent चेंज होगा क्या? नहीं, आप मास रखो या मत रखो या एक्स्ट्रा मास और डाल दो, k plus k is 2k, मतलब k equivalent is constant, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m,
पहले केस में, केस नंबर 1 में यू हैड ओनली ट्रे, तो ओनली ट्रे, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास ऑफ ट्रे। कितना मास है ट्रे का, बोला है ना 10 किलोग्राम, राइट। दूसरे केस में, केस नंबर 2, ट्रे प्लस mass, so time period T2 will be proportional to mass of tray plus mass of the block, right? Divide कर दो, T2 by T1 is root of capital M plus small m upon capital M. T2 is 3, this is 1.5 under root of 10 plus m upon 10, 1 and 2 are squaring on both sides, 4, 10 plus m upon 10, 40, 40 equal to 10 plus m, so m equal to 30 kilogram, I get 30, option number C. The question was really simple. Next question. Pardon me for this drawing, figure is wrong. Wrong मतलब it is not well printed. तो कुछ नहीं है, एक स्प्रिंग है, फिर एक मास है, फिर वापस से एक स्प्रिंग है। पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट S1 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट S2 है, नहीं कांस्टेंट नहीं, S1 S2 स्प्रिंग का नाम है। तो व्हेन अ मास M is connected individually, पहले हमने मास M को सिर्फ S1 से कनेक्ट किया, फिर हमने S2 से कनेक्ट किया। So when a mass M is connected individually to two springs S1 to S2, the oscillation frequencies are nu1 and nu2. तो पहले आपने इंडिविजुअली कनेक्ट किया S1 से, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन इज nu1, फिर आपने कनेक्ट किया S2 से, मतलब जब S1 था तो S2 नहीं था, जब S2 था तो S1 नहीं था। If the same mass is attached to the two spring as shown in figure, तो फाइनली आपने दोनों स्प्रिंग कनेक्ट कर दिए एज शोन इन फिगर, द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी वुड बी, तो हियर यू शुड नो, सबसे पहले इफ ओनली S1 is connected, if only S1 is connected, and by the way यहां पे they should have said कि if the springs are identical or not, क्योंकि अगर आइडेंटिकल होंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट लगने वाला है। तो लेट मी चेक, these are not two identical springs, no, these are not two identical springs. तो अब if only S1 is connected to mass, what is frequency of oscillation? 1/2 pi root of k by m. तो frequency in the first case is 1/2 pi root of k1 by m, where k1 is spring constant of first spring and K2 is spring constant of second spring. Then if only S2 is connected, अगर सिर्फ S2 कनेक्ट किया होगा तो in that case what you will have here is nu2 equal to 1/2 pi root of K2 by m. आप दोनों कनेक्ट किए, if both are connected, if both are connected as shown in figure, and by the way if both are connected as shown in figure, कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी इज 1/2 pi अंडर रूट ऑफ k by m, और पैरेलल तो k1 प्लस k2 by m। यहां तक क्लियर? पक्का? गुड। तो आपको पूछा है व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी व्हेन बोथ आर कनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड, ओके राइट। तो हाउ डू यू सॉल्व दिस? तो पहले तो एक काम करो, nu इक्वल टू 1/2 pi रूट ऑफ k1 by m प्लस
K2 बाय m, सिर्फ सेपरेट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको नो वन और नो टू लाना है वहां पे। तो कैसे लाओगे? फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट K1 बाय m इक्वल टू इस 2 पाई को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो 2 पाई टाइम्स ऑफ नो वन, इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम दिस इक्वेशन हियर you have root of K2 by m equal to 2 pi mu 2, equation number 2। और ये equation number 1 और 2 you will substitute in equation number 3। K1 by m और K2 by m दोनों है आपके पास, right? Good। अब if you are getting little confused तो confusion को और कम कर दो, square कर लो, squaring on both sides। If you square on both sides, K1 by m is 4 pi square mu1 square, and call this as equation number 1। And यहाँ पे भी in case of second spring, यहाँ पे भी जब square करोगे तो K2 by m will be 4 pi square mu2 square, equation number 2। तो the thing is कि आपके पास what you have is root of K1 by m के से आपको मिल गया K1 by m which is 4 pi square no1 square, और K2 by m मिल गया 4 pi square no2 square। Substitute this in equation number 3। So from equation number 1, 2 and 3 what you will get is simple। Okay, what you will have is यहाँ पे no 1/2 pi 1/2 pi root of K1 by m, but K1 by m was 4 pi square no1 square, K2 by m was 4 pi square no2 square। 4 pi square दोनों में से कॉमन, और ये आ जाएगा 2 pi का स्क्वायर, यह आएगा no1 स्क्वायर प्लस no2 स्क्वायर, ये बाहर स्क्वायर रूट से बाहर और ये कैंसल, तो क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ no1 स्क्वायर प्लस no2 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so now it is time for us to solve questions from previous CET exam. Question number 1, which was asked in 2020 and 2010. A simple pendulum of length capital L has mass m and it oscillates freely with amplitude A. At extreme position, its potential energy is. So, I say you already know. You have a simple pendulum which is oscillating freely, इसका लेंथ है L, इसका मास है m। At the extreme position या तो यहाँ पे भी ले सकते हो और you can also show on the left hand side, तो दोनों में से एक साइड पे कहाँ पे भी बता दो। तो you have this as extreme position और इसका एम्पलीट्यूड कितना है A। आपको पूछा है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन। सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ऑफ कोर्स द मोशन ऑफ द पेंडुलम इज टेकन टू बी सिंपल हार्मोनिक। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी है। बट एक्सट्रीम पोजीशन पे, बट एट एक्सट्रीम पोजीशन only energy is total, मतलब x is equal to a। एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होगी? a। what energy you have is only potential, kinetic is 0। तो therefore आपको मिलेगा potential energy is equal to half, what is k? m omega square, what is x? a। तो half m omega square a square। good, but they have not given you in terms of omega। तो देखो आंसर में m दिखता है, यस, a दिखता है, यस, ओमेगा इज नॉट देयर।
तो ओमेगा नहीं है तो ओमेगा के सब्स्टिट्यूट करो, बट ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो पोटेंशियल एनर्जी is equal to, so therefore you will have potential energy equal to, therefore potential energy is equal to half m, omega is 2 pi by time period का square a square, करेक्ट। बट ऑप्शंस में टाइम पीरियड भी नहीं है क्या? टाइम पीरियड नहीं, तो फिर टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या है? 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, बट टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ एम 2 पाई, टाइम पीरियड अगेन 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर, 2 पाई कैंसल, 1 बाई 2 एम रूट ऑफ एल बाई जी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी बाय एल ए स्क्वायर, तो हाफ एम जी ए स्क्वायर बाय एल, हाफ एम जी ए स्क्वायर बाय एल, ऑप्शन नंबर डी। Next question. For a particle performing SHM, when displacement is x, the potential energy and restoring force acting is denoted by E and F, respectively. The relation between x, E and F is, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास एक पार्टिकल है which is performing simple harmonic motion. According to the question, जब डिस्प्लेसमेंट x होगा तो लेट अस से वी आर, ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट हम मीन से ही मेजर करते हैं, सो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज x, पोटेंशियल एनर्जी नॉट टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज E, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग इज F. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x, E एंड F? रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिस्टोरिंग फोर्स। तो सबसे पहले you need to remember restoring force acting is minus kx, याद है कि restoring force acting is minus kx, तो यहां से आपको मिल जाएगा k equal to minus f by x. Why I am doing this? Because of course I know the formula for potential energy is half kx square. तो आपको अगर potential energy का formula पता है, potential energy इन्होंने बोला है E से डिनोट करो, E से डिनोट करो, it is half k x square. k क्या है? minus f by x, so therefore potential energy E is half k is minus f by x, और यहाँ पे आपके पास आएगा x का स्क्वायर, एक और एक कैंसल हो गया, करेक्ट। इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया 2e इक्वल टू माइनस fx, करेक्ट, क्लियर। तो what will you get? देखो 2e by f, तो इस f को भी शिफ्ट कर दो यहाँ पे, therefore 2e by f इक्वल टू माइनस x, मतलब 2e by f प्लस x इक्वल टू 0 है क्या? ऑप्शन नंबर बी, डन। Next question. A particle performs simple harmonic motion with period of 3 seconds. तो टाइम पीरियड का वैल्यू आपको देके रखा है 3 सेकेंड। The time taken by it to cover a distance equal to half the amplitude from the mean position. The time taken for the particle to complete half the amplitude from the mean position, मतलब x equal to a sin omega t। और हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, x is a by 2, तो a by 2 equal to a sin of omega is 2 pi by time period into t, क्योंकि t फाइंड करना है, this and this will cancel out, यहाँ पे बचा हाफ, दिस इज साइन ऑफ 2 पाई बाय टाइम पीरियड कितना दिया था
3 seconds, 3 seconds into t. साइन की वैल्यू हाफ कब आती है? 30. So this is sine of pi by 6. Pi by 3 मत लिख देना. 30. 30 is pi by 6 equal to sine of 2 pi by 3 into t. दोनों साइड से साइन साइन गया. You will get pi by 6 equal to 2 pi by 3 into t. Pi 1 जा and 2 जा. तो t equal to 1 by 4 of a second. 1 by 4. Option number A. Next question. I am intentionally keeping one question pending. We will do this later. We will do this, but later. Fifth number question. A block of mass M attached to one end of a vertical spring produces extension X. You have a block of mass M. It is attached to one end of a vertical spring and it produces extension X. If the block is pulled and released, the periodic time of oscillation is. आपके पास एक rigid support है, इस पे एक spring है, इस spring के नीचे एक block है और आपको पता है कि when you attach this block to a spring, there will be extension produced. Extension मतलब elongation होगा. Spring will elongate. फिर आपने क्या किया? इसको pull करके release कर दिया. When you pull and release, it starts performing simple harmonic motion. And what is the time period of oscillation? तो जब spring की बात हो तो time period is 2 pi under root of m by k. K by m. M by k. It is m by k. But you know, k force is nothing but minus kx, right? Magnitude of the force की बात करोगे तो it is kx. Negative sign छोड़ दो. Only you are just talking about absolute value, magnitude. Negative sign नहीं लेना है. But force, यहाँ पे force कहाँ से आएगा? ये अगर m है तो यहाँ पे force आएगा mg से mg. और मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे दिख रहा है. I can see clearly there is g. So that is why मुझे mg या g लाना पड़ेगा. तो g लाना है तो force is nothing but mg equal to kx, right? So k equal to mg by x. ये k it will go in equation of time period. So therefore you will get time period equal to 2 pi root of m upon k, which is mg by x. mm cancel. Therefore time period is 2 pi root of x by g. Option number D. Done. Next question. Two bodies A and B of equal masses are suspended from two separate massless springs of force constant K1 and K2 respectively. The bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal. The ratio of their amplitudes of body A to that of body B is. तो क्वेश्चन में पहले क्या क्या है देख लो. There are two bodies A and B of equal masses. They are suspended from two separate massless springs of spring constants K1 and K2. तो more or less आपके पास ये एक स्प्रिंग है S1 spring with constant K1. Then you have another spring जिसका कांस्टेंट है K2. स्प्रिंग कांस्टेंट इज K2. इन दोनों पे इक्वल मासेस लगा दिए. So you have equal masses on both of this. यहाँ पे भी उतना ही मास, यहाँ पे भी उतना ही मास. आगे आपको बोला है the bodies oscillate vertically. The bodies are performing vertical simple harmonic motion, vertical oscillations, such that maximum velocities are also equal. इसका Vmax 1 और इसका Vmax 2 they are equal. The ratio of the amplitudes
मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी ए टू दैट ऑफ बॉडी बी, इजी, सिंपल सिंपल। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। तो जब आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल हो, यू नो व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी? ए ओमेगा। गुड। तो ए ऑफ ए मतलब पहला केस, ओमेगा ऑफ ए इक्वल टू ए ऑफ बी ओमेगा ऑफ बी, करेक्ट। आपको क्या चाहिए था? एम्पलीट्यूड्स का रेशो। मतलब व्हाट यू वांट इज ए ऑफ ए अपॉन ए ऑफ बी, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ ए अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ बी। So it is omega b by omega a. What is omega? 2 pi upon t, right? So 2 pi upon time period of b upon 2 pi upon time period of a. Cancel and cancel. इसका मतलब ultimately amplitude of a to that of b is nothing but ratio of time periods, t of a upon t of b. What is time period? 2 pi वो तो कांस्टेंट है, 2 pi m by k या k by m, 2 pi m by k या k by m। L नहीं, वो पेंडुलम होता है, स्प्रिंग है। What is the equation of time period? अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। m by k, तो इट इज 2 पाई रूट ऑफ, मास तो इक्वल है लेकिन k इक्वल नहीं है। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k1, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट k2, m by k2, 2 पाई कैंसल, रूट m भी कैंसल, तो अंडर रूट ऑफ k2 by k1, अंडर रूट ऑफ k2 by k1 है क्या? ऑप्शन नंबर ए। You can solve this question directly via proportionalities as well. ये सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। Next question. A body of mass 64 g. अभी g accident due to gravity है या ग्राम है, I don't know. Let's see. Is made to oscillate turn by turn on two different springs A and B. Spring A and B has 4 constant of 4 Newton per meter and 16 Newton per meter. If T1 and T2 are periods of oscillation of springs A and B respectively, then T1 plus T2 upon T1 minus T2 will be. Okay, so question is easy. आपके पास दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग नंबर 1 एंड स्प्रिंग नंबर 2, दोनों का फोर्स कांस्टेंट अलग अलग दिया है, एंड यू हैव अ मास of 64 g. As I told you, I don't really know ये 64 ग्राम बोलना चाहते हैं या फिर ये बोल रहे हैं 64 into g वेट, मतलब तो मास बोला है तो मैं अज्यूम कर लूंगा ये 64 ग्राम है। ओके, तो हमारे पास वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, we will know why, it doesn't matter। तो टर्न बाय टर्न मतलब पहले एक पे अटैच किया और इट इज मेड टू ऑसिलेट, फिर सेम मास को दूसरे पे अटैच किया, देन इट इज मेड टू ऑसिलेट। तो टर्न बाय टर्न, एक के बाद एक, राइट। देन ये ए है, दिस इज केस ए, दिस इज केस बी। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 4, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 16, मतलब K1 और K2 की वैल्यू आपको दी है। टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हो? इजी है। व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई रूट ऑफ m by k, तो T1 आएगा 2 पाई रूट ऑफ 64 by k is 4। पहले केस में k is 4, राइट। तो 1 एंड 16 का रूट 4 into 2 8 पाई। दूसरे केस में इट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ 64 अपॉन 16, 1 एंड 4, इसका रूट 2 into 2 4 पाई। तो T1 मिल गया, T2 मिल गया, आपको बोला है T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2, तो T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2, T1 कितना? 8 पाई प्लस 4 पाई
upon 8 pi minus 4 pi 12 pi upon 4 pi, that is 3. So 3:1, option number C. Okay, so that's it for today.